यह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का भारतवर्ष था। देश अपार धन संपदा से संपन्न था और पूर्व में मगध की सेनाएं विशाल और अजेय थीं, परंतु देश विभाजित था। उत्तर पश्चिम के छोटे राज्य आपसी लड़ाई झगड़ों में व्यस्त थे, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों के लिए द्वार खुले थे। ईसा पूर्व 327 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ। हमें पोरस को हराने के लिए सिकंदर से हाथ मिलाना होगा। महान विजेता, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी निष्ठा का सम्मान किया जाएगा राजा अम्भी। हम पूर्व की ओर कूच करेंगे। आम्भी ने विश्वासघात किया। पोरस और उनके पुत्र ने वीरता से संघर्ष किया। पोरस ने अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन उन्होंने सिकंदर को भारत की शक्ति दिखा दी। सिकंदर कमजोरों के खिलाफ क्रूर था और उसने लोगों में भय फैलाया, लेकिन यह उत्तर की त्रासदी थी कि वहां के राजाओं ने एक दूसरे को धोखा दिया और सिकंदर से हाथ मिला लिया। तक्षशिला की शांत दीवारों के भीतर आचार्य चाणक्य अपनी आंखों में उस भूमि का दुख लिए हुए थे। वह जानते थे कि केवल संयुक्त भारत की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है, और उस शक्ति का केंद्र था सबसे शक्तिशाली राज्य मगध। इसलिए हाथ में एकता की एक योजना लेकर वह उसके अहंकारी राजा धनानंद का सामना करने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़े। मगध के विशाल महल में गेरुए वस्त्रों में एक साधारण व्यक्ति चाणक्य को उस राजा के सामने पेश किया गया, जो भोग विलास और घमंड में डूबा हुआ था। महाराज, मैं तक्षशिला से आया हूं। सिकंदर की परछाई हमारी भूमि पर मंडरा रही है। प्रजा नेतृत्व के लिए पुकार रही है। महाराज, ऐसी बर्बरता के विरुद्ध एकता ही एकमात्र ढाल है। आने दो उन बर्बरों को। मेरी सेनाएं विशाल हैं, मेरे खजाने भरे हुए हैं। उत्तर के संघर्षों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, संगठित आक्रमण के सामने व्यक्तिगत शक्ति कुछ भी नहीं है। हमें आक्रमणकारी को खदेड़ने के लिए एकजुट होना होगा। देखो इस बेचारे को, एक फटेहाल ब्राह्मण मगध के राजा को युद्ध के मामलों पर उपदेश देने की हिम्मत कर रहा है। राज दरबार धनानंद के उपहास और उसके चाटुकार दरबारियों के ठहाकों से गूंज उठा। मगध सर्वोच्च है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। इसकी शक्ति अक्षुण्ण है। राज, देश हित केवल राजा की पूंजी नहीं है, ये सभी का कर्तव्य भी है और बलिदान भी। ठीक भिखारी बलिदान की बात करता है। पहरेदारों, इस भिखारी को सभा से बाहर फेंक दो। धनानंद, तुम अहंकार को शक्ति समझ बैठे हो। जब भारतवर्ष का खून बह रहा है, तब तुम अपनी दौलत में डूबे हो। मैं देवताओं के समक्ष शपथ लेता हूं कि जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता और इस भूमि पर योग्य शासक को स्थापित नहीं कर देता, तब तक यह शिखा खुली रहेगी। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित नहीं किया था, उसने मगध के विनाश की नींव रख दी थी। राजधानी पाटलिपुत्र के अपमान के बाद आचार्य चाणक्य का सफर अब केवल एक रास्ते पर नहीं था, बल्कि एक प्रतिज्ञा पर था। उन्हें एक ऐसे राजा की तलाश थी जो मगध को नंदों के अत्याचार से मुक्त कर सके। अपने रास्ते में चाणक्य एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां की चहल पहल के बीच उनकी नजर एक असाधारण दृश्य पर पड़ी। गांव के लोग एक युवक के इर्द गिर्द न्याय की उम्मीद में इकट्ठा थे। चंद्रगुप्त, किशन की नई नहर मेरे खेतों को सूखा छोड़ रही है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ये जल तो सबका है। धारा तो हमेशा मेरी भूमि के पास ही बहती है। मैंने तो बस वहीं पानी मोड़ा है। उसके खेत ऊंचे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जल एक वरदान है, संपत्ति नहीं। यदि एक प्यासा रहे तो गांव सूख जाएगा। तुम 3 दिन तक आधा पानी मोड़ोगे, फिर दोनों मिलकर बांध बनाओगे ताकि सबको समान जल मिले। समुदाय के लिए है, व्यक्तिगत लाभ का नहीं। जो व्यक्ति संसाधनों का एकाधिकार करता है वो चोर है। ये एक उत्तम निर्णय है युवक, परंतु एक गांव में न्याय करना सरल है। तुम क्या करोगे यदि एक सच्चा अत्याचारी सोने के सिंहासन पर बैठा हो और वो केवल पानी नहीं बल्कि एक पूरे राज्य का भविष्य चुरा रहा हो?
मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी सम्राट दिखा और उसी शाम वे चंद्रगुप्त के बालक माता पिता के घर पहुंचे। इस बालक में एक राजा का मस्तिष्क और एक शेर का हृदय है। मैं इसे तक्षशिला ले जाकर इसके सामर्थ्य के योग्य शिक्षा देना चाहता हूँ। विद्वान महोदय, ये हमारा बेटा है, हम इसे नहीं जाने दे सकते। ये बालक है, कोई विद्वान नहीं। इसका स्थान यही है, अपने परिवार के साथ। 80 स्वर्ण मुद्राएं। ये मेरे जीवन भर की बचत का अधिकांश हिस्सा है। इसे अपने पुत्र के लिए नहीं, बल्कि उस भविष्य के लिए एक भुगतान समझें जो आप उसे देने के लिए छोड़ रहे हैं। चाणक्य ने एक पिता के हृदय में चल रहे संघर्ष को देखा। उन्होंने दिलासा दिया कि यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आचार्य, आपने उन्हें अपना सब कुछ क्यों दे दिया? ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये उस भारतवर्ष के लिए था जिसे तुम एक करोगे। एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला पहुंचे। यह कोई एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि एक घाटी में बसा ज्ञान का विशाल नगर था। अनगिनत विहार और मठ उस भूमि पर फैले थे। तक्षशिला में पद का नहीं, केवल ज्ञान का महत्व था। वही यहाँ की असली मुद्रा थी। तुम यहाँ संयम सीखने आए हो चंद्रगुप्त। राजा का सबसे बड़ा शत्रु सिंहासन पर बैठा अत्याचारी नहीं, बल्कि उसके अंदर की कमजोरियां हैं। बताओ, वो कौन सा एक उपकरण है जिसकी रक्षा एक शासक को सबसे ज्यादा करनी चाहिए? उनका खजाना आचार्य, क्योंकि धन के बिना राज्य अपनी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं, सबसे बड़ा उपकरण है गोपनीयता। यदि तुम्हारे विचार ज्ञात हैं, तो तुम्हारे शत्रु और यहां तक कि तुम्हारे मित्र भी उन्हें कमजोर करने का रास्ता खोज लेंगे। आचार्य, साम्राज्य के भाग्य से जुड़ी किसी योजना पर फिर किसका भरोसा किया जा सकता है? केवल वही जिसकी योजना में बराबर की हिस्सेदारी हो। वो कभी तुम्हारी चापलूसी नहीं करेगा और तुम्हारी आलोचना से भी नहीं कतराएगा। राज्य का खजाना इस घड़े के समान है। राजा इसे करों से भर सकता है, लेकिन अगर अधिकारी छोटी अनदेखी हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो राज्य अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति से समाप्त हो जाएगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को राजा के दंड से डरना चाहिए। एक राजा का एक साथ पूजनीय और भयावह होना आवश्यक है। तो क्या राजा की दया भी एक रणनीति है आचार्य? हाँ, और जो राजा हमेशा दयालु दिखने का प्रयास करता है, वो जल्द ही लोगों के सम्मान से हाथ धो बैठता है। शक्ति केवल सत्य से नहीं बनती चंद्रगुप्त, वो भ्रम से भी बनती है। छाया को देखो, डर भ्रम की सबसे बड़ी छाया है। तुम्हें हमेशा अपने बल को वास्तविक से कहीं अधिक दिखाना चाहिए। चंद्रगुप्त के दिन अब कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से भरे थे। तलवार की कला, धनुष का अनुशासन और ध्यान की स्थिरता। चाणक्य जिस हथियार की तलाश में थे, उसे ज्ञान और अनुशासन की सांड पर तीखा किया जा रहा था। 4 वर्ष बीत चुके थे। चाणक्य को एहसास हो गया था कि जो हथियार उन्हें चाहिए था, वह अब तैयार था। आर्यवर्त का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है पुत्र। जाओ और अपने भाग्य को सिद्ध करो।